एलोपैथी में इसको रिमोटर अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें कई बार ESR बढ़ा हुआ मिलता है, CRP इंक्रीज हुआ होता है, R फैक्टर भी कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार नहीं भी होता है, और एक इलाज बीमारी है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। हम भूख को देख के नहीं खाना खाते, हम घड़ी को देख के खाना खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एसिडिक कर देता है। अर्थराइटिस किसी को हो जाता है तो क्या वो ठीक हो सकता है? 100% ठीक हो सकता है, बजाय कि आप दर्द की गोलियां ना शुरू करें, बजाय कि आप स्टीरॉयड ना शुरू करें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी, जिनको कि स्टेट धर्मांतरी अवार्ड भी मिला है पंजाब सरकार की तरफ से। इसके अलावा इन्होंने MD आयुर्वेदा में ये हैं। तो आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम पे। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके होने के क्या कारण हैं, इसका निवारण आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, और कुछ एक भ्रांतियां जो कि हमारे समाज में प्रचलित हैं कि कुछ चीज़ों को खाने से अर्थराइटिस वैसे ही ठीक हो जाता है, या फिर कि घर बैठे अर्थराइटिस ठीक किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी से जानेंगे। डॉक्टर गगनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर गगनदीप, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को बहुत मिलती है, और ख़ास तौर से आजकल ऐसा हो रहा है कि कोई भी बुखार होता है तो उसके बाद में पोस्ट अर्थराइटिस आ जाता है। तो क्या ये अर्थराइटिस और पोस्ट अर्थराइटिस एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें हैं? देखिए, अर्थराइटिस को आयुर्वेद में मतलब वात रोग के अंडर आते हैं। तो आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो वात प्रधान है, इसलिए अर्थराइटिस वात रोग है। तो अर्थराइटिस 3 प्रकार का होता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रिमोटॉइड अर्थराइटिस और एक गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस क्या होता है, उसमें आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा, आपको छोटे जॉइंट्स पे स्वेलिंग मिलेगी, और छोटे जॉइंट्स पे जैसे हाथों की उंगलियों पे, पाँव के अंगूठे पे, वहाँ स्वेलिंग होगी, वहाँ जलन भी होगी और वहाँ लाली भी होगी। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसे हम गठिया कहते हैं, आयुर्वेद में इसको आम वात कहते हैं। आम वात का मेन कारण है एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, और ये यंग एज में ज़्यादा होता है। इसकी जो आयु है 20 से लेके 40, 45, 50 साल, और महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि पेन जो है पूरी बॉडी में होती है, पूरे शरीर में, और शिफ्टिंग पेन होती है। कई बार यहाँ पे दर्द, कई बार यहाँ पे दर्द, कई यहाँ पे दर्द घूमती रहती है। और मॉर्निंग इसका खास क्या सिम्टम है, सुबह जब उठते हैं तो मॉर्निंग स्टिफनेस मिलती है, पूरे शरीर में अकड़ाहट, और रोगी को आधा घंटा 1 घंटा लगता है नॉर्मल होने के लिए, नॉर्मल बॉडी की मूवमेंट लेने के लिए। उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। और मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ साथ चेहरे पे स्वेलिंग, हाथ पैरों पे स्वेलिंग, ठीक है ना, बॉडी पे स्वेलिंग, और ये बहुत ज़्यादा रोग आजकल देखने को मिल रहा है। और एलोपैथी में इसको रिमोटर अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें कई बार ESR बढ़ा हुआ मिलता है, CRP इंक्रीज हुआ होता है, R फैक्टर भी कई बार पॉजिटिव होता है, कई बार नहीं भी होता है, और एक इलाज बीमारी है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। मतलब ये होगी 20 से लेकर के 50 साल तक के, और अधिकतर महिलाओं में। तीसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम संधिवात कहते हैं। एक डीजेनरेटिव चेंजेज है जो उम्र के हिसाब से आती है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, 50, 55, 60, 65, 70, और इसका जो दर्द है, उस दर्द की क्या खासियत है, ये बेसिकली बड़े जॉइंट्स में मिलेगा आपको, ज़्यादातर आपको घुटनों में मिलेगा। तो जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ग्रीस कम होगी, और बाद में ग्रीस कम होते होते आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट का बहुत प्रचलन हो गया है कि जी घुटने बदला लीजिए। तो इसको हम संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो तीन प्रकार की अर्थराइटिस आ गई। डायग्नोज कैसे करेंगे? एक में आपको जो गाउटी अर्थराइटिस है उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा अगर आप टेस्ट कराएंगे। उसमें छोटे जॉइंट्स में पेन होगी, ठीक है ना, स्वेलिंग होगी, ठीक है ना, लालगी होगी, और उसमें शोथ होगा। ये आ गया गाउटी। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के हिसाब से अधिकतर उम्र वाले के लोगों को होगा। एक्सरे में पता लगेगा, जब एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में क्या आएगा कि जॉइंट की जो स्पेस है कम हो गई है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस है, कम हो गया है। और तीसरा गठिया, आमवात, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें पूरी बॉडी में स्टिफनेस होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा होगी, ज्यादातर 20 से 50 साल की उम्र में होगा, अधिकतर महिलाओं को पाया जाएगा। स्टिफनेस के साथ साथ शिफ्टिंग पेन होगी, पूरी बॉडी में दर्द होगी, और किस दिन दर्द ठीक रहेगा, किस दिन दर्द बहुत ज्यादा होगा। और गठिए
कि रिमोटल अर्थराइटिस की बड़ा खास सिम्टम है। जब सीजन चेंज होगा, जो हम कहते हैं पूर्व से हवा चलती है, जिस दिन मौसम बदलेगा, हवा ज़्यादा होगी, ज़्यादा बारिश होगी, उस दिन ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। गर्मियाँ सर्दी होंगी, सर्दियों से गर्मी होगी, ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से 3 प्रकार की दर्दें जो है ये बताई गई हैं। अभी आपने बताया कि महिलाओं में ये ज़्यादा होती है गठिया की बीमारी, तो ऐसा क्यों होता है? इसके होने के पीछे वजह क्या है? देखिए, ये बहुत एक अभी भविष्य में भी एक रिसर्च का जो है एक विषय है, लेकिन 2 बीमारी हैं जो हाइपोथायराइडिज्म और रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ये अधिकतर 80 से 90% महिलाओं में पाई जाती है। इसका कारण कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें हैं। एक, दिन को सोना, जिसे हम दिवा स्वप्न कहते हैं, दोनों आयुर्वेद के अनुसार कफज व्याधि हैं, और जो है दिन को सोना कफ को बढ़ाता है। दूसरा, महिलाओं का जो खाने का समय है ना, वो गड़बड़ रहता है, और सोने का समय वो गड़बड़ रहता है। जब पूरा परिवार खा लेगा, ठीक है ना, उसके बाद खाना खाएंगे, 9, 10, 11 बज जाएंगे। रात को जब सारा काम कर लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। सुबह, अच्छा रात का कुछ बचा हुआ है, चलो इसको खा लेते हैं, उसको कर लेंगे। फिर क्या होगा, अगर वो महिला वर्किंग भी है, बच्चे भी संभालने हैं, पति को भी देखना है, वहाँ पे काम पे भी जाना है, अपने आप को भी देखना है, तो ना मल्टीपल फंक्शनिंग, मल्टीपल टास्किंग रहता है। तो बहुत सारे, मतलब वो इकट्ठा बहुत सारे काम जो हो वो करते हैं, इसलिए चिंता और तनाव ज्यादा होता है। तो जैसे हमने कहा कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जीवन शैली से संबंधित रोग है, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके एंगेज होगी, तो कहीं ना कहीं डबल माइंडेड होना, मन के भाव बाहर ना निकाल पाना, चिंता, तनाव, गलत लाइफस्टाइल, ये जो है कारण, और कुछ हार्मोनल चेंजेज, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये कारण जो है वो महिलाओं में अधिकतर आम बात के केसेस देखे जाते हैं। वैसे पहचान कैसे की जा सकती है कि गठिया हो गया है, किसी भी टाइप का गठिया हो गया है, इसकी पहचान कैसे होती है? हाँ बिल्कुल, जो गठिया जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली रिमोटॉइड अर्थराइटिस को गठिया कहते हैं, जिसे हम आम बात कहते हैं। उसकी पहचान सिंपल है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मेरे पूरे शरीर में जकड़ाहट है, नंबर 1। नंबर 2, सुबह जब मैं उठता हूं तो मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है और मुझे स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता है। नंबर 3, अगर स्वेलिंग है, आपके चेहरे पे सोजिश है, आपके हाथ पैरों में सोजिश है, आपके पाँव पे सोजिश है, ठीक है। नंबर 4, आपकी शिफ्टिंग पेन्स है, आपकी दर्द, कई बार यहाँ पे दर्द, कई बार यहाँ पे, कई बार यहाँ पे, कई बार यहाँ पे, दर्द बदलती रहती है। और आयुर्वेद में आम बात गठिया, रिमोटॉइड अर्थराइटिस की बड़ा एक टिपिकल दर्द बताई गई है, वृश्चिक दंत वेदना, जैसे बिच्छू काटता है ना, वैसी दर्द होना, इतनी तीखी दर्द होना। और कई बार तो हम, मतलब एक लेवल पे जब बढ़ता है तब तो हाथ पैर भी मुड़ने लग जाते हैं, कई बार मतलब जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। तो वृश्चिक दंत वेदना, इतना ज्यादा तीखा दर्द होना। और जब हम यूरिक एसिड कराएंगे नॉर्मल है, जब हम एक्सरे कराएंगे तो नॉर्मल है, लेकिन जब हम ESR कराएंगे इंक्रीज मिलेगा। मतलब इसमें इंटरनल स्वेलिंग होती है, इसमें पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो है गठिया या आम वात का ये सिम्टम है। दूसरा संधिवात, तो उसमें क्या होगा, बड़े जॉइंट्स में पेन होगी, नॉर्मल दर्द नहीं होगी, तीखी दर्द नहीं होगी। जब आप पौड़ी चढ़ेंगे उतरेंगे, जब आप चौकड़ी मार के बैठेंगे तो और दर्द होगी। तो और एज्ड लोगों को है ज्यादा, अगर अब तो थोड़ा 35-40 में भी होने लग गया, अदरवाइज ये 50, 55, 60 मोटे लोगों में ज्यादा पाई जाती है। और जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनमें ज्यादा पाया जाता है। यूरिक एसिड का टिपिकल सिम्टम है। आजकल हमारी डाइट में ना प्रोटीन कई बार हम ज्यादा लेते हैं, खट्टी चीजें, तली चीजें, मिर्च, मसाला, अचार, चाय, ठीक है। पहला खाना खा लिया, हजम नहीं हुआ, दूसरा दोबारा खा लिया, फास्ट फूड लेना, स्नैक्स लेना, ठीक है ना। हम भूख को देख के नहीं खाना खाते, हम घड़ी को देख के खाना खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एसिडिक कर देता है, कहीं ना कहीं एसिडिक को, और यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देता है। आयुर्वेद में इसको वात रक्त बताया गया है। मतलब इसमें शरीर में साथ में गर्मी भी बढ़ती है, वात के साथ साथ पित्त की दुष्टि भी होती है। जो है वात रक्त में जो गौटी अर्थराइटिस है, जो आम बात है, उसमें आयुर्वेद के अनुसार अग्निमांद्य होता है और कफ और वात प्रकोपित होता है। और जो संधिवात है वो टिपिकली एक वात रोग है, वायु रोग है, उम्र के हिसाब से होता है, एक डिजेनरेटिव चेंजेस है। जब अर्थराइटिस किसी को हो जाता है तो क्या वो ठीक हो सकता है?
बिल्कुल अर्थराइटिस ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है, बजाय कि आप दर्द की गोलियां ना शुरू करें, बजाय कि आप स्टीरॉयड ना शुरू करें, बजाय कि नॉर्मल क्या होता है जब हमें गठिया होता है या हम जिसे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कह देते हैं, उसमें स्टीरॉयड शुरू हो जाते हैं, उसमें पेन किलर शुरू हो जाते हैं, मतलब आप पूरी उम्र के मरीज बन जाते हो, तब नहीं ठीक हो सकता। आप यूरिक एसिड आपको होता है और आप क्या करते हैं, आप कोई जाइलोरिक ऐसे मेडिसिन ले लेते हैं जिससे आपको जो पेशाब ज़्यादा आता है और यूरिक एसिड टेम्परेरी कम हो जाता है। जब आप स्टीरॉयड और पेन किलर लेते हैं दर्द टेम्परेरी ठीक हो जाता है। और वैसे ही जो उम्र के हिसाब से संधि बात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। वंदना जी, प्रॉब्लम पेन किलर से शुरू होती है, हमें उसकी आदत बन जाती है। अब बड़ा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस चीज को आप समझेंगे। क्या हुआ, हमारा लाइफस्टाइल बदला, खान पान रहन सहन बदला, हमें चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, चाहे गॉउटी अर्थराइटिस हुआ, चाहे रिमोटॉइड अर्थराइटिस हुआ, हमारी बॉडी में पेन पैदा हो गया। अब क्या है कि हम इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं, गोली अंदर जा रही है, तो जो पेन को कंट्रोल करने वाले नेचुरल रिसेप्टर्स हैं, जो सेल्स हैं, जो स्वेलिंग को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने काम करना कम कर दिया। पेन किलर अंदर गया, उन सेल्स को, उन रिसेप्टर्स को कहता आप काम करना छोड़ दीजिए, आपका सारा काम मैं करूंगी। मतलब आपकी 15 दिनों में दर्द गायब, 15 दिनों में स्वेलिंग गायब, 15 दिनों में आपके टेस्ट नॉर्मल। 15 दिनों के बाद आपने दवाई छोड़ दी। अब जब दवाई छोड़ दी, दोबारा काम उन रिसेप्टर्स पे आ गया, उन सेल्स पे आ गया, वो तो काम करना ही भूल गए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खुद कुकिंग करते हैं और आप एक नौकरानी रख देते हैं, 2 महीने वो रोटी बनाती है, आप रोटी बनाना भूल गए, 2 महीने बाद नौकरानी चली जाती है, अब आपको कितनी दिक्कत आएगी। रूटीन में जब बनाते तो आपको दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन 2 महीने का गैप पड़ने के बाद आपको दिक्कत आएगी। वैसे ही जब 15 दिन सारा काम दवाई ने किया, सेल्स ने काम करना छोड़ दिया, सारा बोझ सेल पे आ गया और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं काम होता। अब आप उसी नौकरानी को बुलाना पड़ेगा आपको रोटी बनाने के लिए, आपको असली जवाब दे जाएगा। इसलिए दोबारा हम उन पेन किलर के पीछे लग जाते हैं और इतनी बुरी हालत है कि किडनी फेलियर का मेन कारण वो दर्द की गोलियां हैं, लीवर फेल होने का मेन कारण वो दर्द की गोलियां हैं। और जो आजकल लीवर सिरोसिस की जो प्रॉब्लम पाई गई है नॉन एल्कोहलिक, पहले दारू पीने वालों को होती थी, अब आजकल वो लीवर फेल किसका हो रहा है, दर्द की गोलियां खाने वालों का। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक है कि एक बार जब उन दवाइयों पर निर्भर है तो ठीक नहीं किया जाता, लेकिन आयुर्वेद में इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले तो आयुर्वेद में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो गठिया है वो आम बात है। आम बात का मतलब है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, कफ के बढ़ने से जो है वो आम बात होता है, आम की उत्पत्ति हो गई है। तो उसके लिए क्या करिए, उसके लिए 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान करना है कि एक तो कोशिश करिए कि रात का खाना सूरज के छिपने से पहले हो जाए। 2 काल भोजन रखिए, सुबह का 9-10 बजे, शाम का 6 बजे खाना, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। और अगर आपको गठिया है, जिसे हम देखिए इन तीनों की ना ट्रीटमेंट अलग अलग है, ठीक है, उस हिसाब से समझेंगे। जो गठिया है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस है, जो आम बात है, उसमें क्या करना पड़ेगा, दिन को नहीं सोना, आपको दूध और दही बंद करना पड़ेगा, नमक को कम करना पड़ेगा, पानी आपने कोसा करके लेना है, ठीक है, और हल्का आहार लेना है, सुपाच्य आहार लेना है और लंघन करना है। शुरू में आपने सबसे पहले तो निदान परिवर्जन जो कारण है, तो ज्यादातर दिन को सोने वालों में होता है, ज्यादातर दूध दही का ज्यादा सेवन करने वालों में होता है। अभी खाना खाया, साथ के साथ दूध पी लिया, ठीक है, आपने 2 बजे लंच किया, 4 बजे समोसा खाने लग गए, ठीक है, एक तो ये कारण है। दूसरा, आपको जो है चिंता और तनाव ज्यादा है, स्ट्रेस और टेंशन ज्यादा है, हम डबल माइंडेड है, इसको करें ना करें, अगर मैं ऐसा बोल दूंगा बुरा तो नहीं मान जाएगा, अगर बुरा मान गया तो क्या होगा। तो वैसे ही जैसा हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है वो डबल माइंडेड होता है, स्ट्रेस में, चिंता में, तनाव में, हमारे शरीर भी डबल माइंडेड होता है। तो 2 सेल्स 70% सेल कह रहे हैं नहीं ऐसा करना, 30% कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना, और वो सेल काम करना ही छोड़ देते हैं और आपकी बॉडी के अंगेस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए चिंता और तनाव को कम करना। और गठिए में, रिमोटॉइड अर्थराइटिस में जो बताया गया, इसमें तेल का मालिश नहीं करना होता, इसमें सूखा, आपने सूखा सेक देना है। सूखा सेक कैसे, आप 100 ग्राम रेता लीजिए, 100 ग्राम अजवाइन लीजिए और 100 ग्राम आप काला नमक लीजिए, तीनों को पीस दीजिए, तवे पे गर्म करिए, तवे पे गर्म करके आपने उसकी पोटली बना लेनी है और उसके सेक देने हैं, जहां जहां स्वेलिंग है, जहां जहां पेन है, वहां पर उसके सेक देने हैं। तो ये तो उसके लिए जहां वृश्चिक दंत वेदना, बिच्छू के तरह काटने वाली दर्द, तीखा दर्द है, वहां पे आपने इसका जो है बहुत अच्छा रोल है। गर्म पानी का सेवन करना है और शुंठी, अदरक, रामबाण औषधि है, आप 1-1 ग्राम शहद के साथ भी ले सकते हैं, आप गर्म पानी के साथ भी उसका सेवन कर सकते हैं। तो शुंठी का अच्छा रोल है। अब बात आ गई वात रक्त।
जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ने की है, गॉटी अर्थराइटिस। तो गॉटी अर्थराइटिस में वात रक्त है, तो यहाँ वायु के साथ साथ ना रक्त की दुष्टि भी है। तो इसलिए यहाँ की जो ट्रीटमेंट है, तो आपने प्रोटीन डाइट बंद करनी है, खट्टी चीज़ें बंद, तली चीज़ें बंद, मिर्च मसाला अचार चाय बंद, और जो दाल है वो दाल बिना छिलके के लेनी है। कोशिश करनी है आप पनीर को जो हो बंद करिए। और जब यहाँ पे जब मेडिसिन के हिसाब से आता है, तो यहाँ त्रिफला का बहुत अच्छा रोल है कि आप 1 चम्मच रात को त्रिफला का लीजिए। गिलोय को, मतलब इतनी लंबी जो गिलोय है, गिलोय का जो तना है, उसको आप कूटिए, उसको कूट करके 2 गिलास पानी में उबालिए। जब उबल के आधा गिलास रह जाए तो उसको आप खाली पेट लीजिए। और तीसरा, यूरिक एसिड को कम करने में पीपल की जो छाल है उसका काढ़ा भी बहुत अच्छा बताया गया है, उसको भी आप जो है उसका भी सेवन कर सकते हैं। निदान परिवर्जन, परहेज बहुत जरूरी है। चाय पीते रहेंगे, समोसा खाते रहेंगे और कहेंगे जी यूरिक एसिड कम करना, नहीं। सबसे पहले परहेज, उसके बाद लंघन, शरीर को हल्का करिए, फास्टिंग करिए, भरपेट खाना नहीं खाइए। उसके बाद दीपन पाचन, जठराग्नि को बढ़ाइए। नेचुरल जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो अगर प्रॉपर काम करती है तो टॉक्सिन अंदर इकट्ठे ही नहीं होंगे, वो डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी। वो अग्निमंद क्यों होगी? अग्निमंद होगी अभोजनाथ भोजन नहीं करना, अति भोजनाथ ज्यादा भोजन करना, असतम्य गर्म ठंडा खा लेना, अति शीत ज्यादा ठंडा, अति रुक्ष ज्यादा खुश्क, संतुष्ट भोजनाथ, दूषित भोजन। दूषित भोजन अकेला वो नहीं है जो रात को रखा सुबह खराब हो गया, बासी भोजन ही है। दूषित भोजन वो है, वो भोजन दूषित है जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़े हैं। फास्ट फूड जो आज बनाया है, 3 दिनों तक आप खा रहे हैं, जो जूस आप ले रहे हैं जो कि पुराना जूस है, वो सारा दूषित भोजन आ जाता है। तो उसका सेवन आपने नहीं करना। तीसरा आ गया संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो बुढ़ापे में होता है। तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने तेल का मालिश करना है। यहाँ पे तेल बहुत श्रेष्ठ है। सुबह शाम आप तेल का मालिश घुटनों पे करते रहिए। और इसके साथ साथ बादाम, अखरोट, अश्वगंधा का सेवन, जो आपके शरीर को ताकत दे, और जो ग्रीस बनाने में, और इसमें आपने घी का सेवन करना है। जो संधिवात में जो उम्र के हिसाब से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें जरूर आपने घी का सेवन जो है करना है। और तीनों में एक कॉमन चीज है, व्यायाम स्थैर्यकरणाम श्रेष्ठम। जो व्यायाम है, जो हल्की एक्सरसाइज है, वो शरीर में स्थिरता लाने में सबसे श्रेष्ठ है। और काल भोजनम आरोग्यकरणाम श्रेष्ठम, और जो समय पे किया हुआ भोजन है वो आपको आरोग्य प्रदान करेगा। तो हल्का व्यायाम करिए। कितना? स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता पूर्वक किया जाए, जो सुख पूर्वक किया जाए, उसको योग प्राणायाम आसन कहते हैं। जितनी आपकी शरीर की क्षमता है, जितना बॉडी अलाउ करती है, उतना करना है। कि यार बहुत जज्बाती होकर के बहुत भारी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, उसका शरीर को नुकसान रहता है। जी डॉक्टर गगनदीप, आप हमें ये भी बताइए कि क्या ये तीनों रोग घर पे ठीक हो सकते हैं? रोग तो एक ही है, उसके 3 टाइप हैं, तो क्या ये तीनों टाइप के रोगी घर पर ठीक हो सकते हैं? मान लीजिए किसी के स्टेरॉइड्स शुरू हो गए हैं और वो स्टेरॉइड्स छोड़ना चाहता हो, फिर क्या करें? स्टेरॉइड छोड़ना चाहता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे जो कारण बताए उन कारणों को दूर करिए। आप गर्म पानी के साथ शुंठी का सेवन करिए, ठीक है ना, धीरे धीरे उसको करिए। स्टेरॉइड को वहां पर आप थोड़ा करके कम करिए। हल्की एक्सरसाइज करना शुरू करिए। मन को शांत रखिए। और आप गूगल और स्लाकी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसी के साथ 100 ग्राम हल्दी में आप 20 ग्राम काली मिर्च डाल दीजिए, ठीक है। उसको आप गर्म पानी के साथ आधा चम्मच उसका सेवन कर सकते हैं। तो और जब स्लाकी का आप सेवन करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। वहाँ पर आप धीरे धीरे स्टेरॉइड को कम करिए। लेकिन जहाँ स्टेरॉइड आप ले रहे हैं वहाँ पर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर की सलाह ले लें तो अच्छा है, लेकिन जो आपको घर में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको करिए। और गर्म सेक बताए गए हैं, सूखी, जब आपने अजवाइन, रेत और सेंधा नमक या काले नमक को इकट्ठा करके उसके सेक जरूर दीजिए। जी डॉक्टर गगनदीप, ये भी बताइए कि कई लोग कहते हैं कि जिनको गठिया की प्रॉब्लम होती है उनको सुबह 2 कली कच्चे लहसुन की खानी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल अच्छा है। अभी कहाँ पे खानी चाहिए? वो वाला गठिया रिमोटर अर्थराइटिस, जहाँ पर आम वात है, मतलब जहाँ पर कफ और वात है, वहाँ पर आपके लिए जो लहसुन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ वात रक्त है, वहाँ पित्त प्रकोपित है, तो वहाँ पर लहसुन का सेवन आपने नहीं करना है यूरिक एसिड में। अदरवाइज आप संधिवात में भी ले सकते हैं, और बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना। 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक करिए। अगर आप ज़्यादा टाइम लहसुन का सेवन करते हैं तो आपके अंदर अल्सर हो सकते हैं। तो लहसुन का सेवन आप कर सकते हैं, अच्छा है आपके लिए। मोटे व्यक्ति के लिए ज्यादा अच्छा है। जो पतला व्यक्ति है और जहां पे गर्मी ज्यादा है वहां लहसुन का सेवन कम करना है। जी
अभी आपने हमें इन चीज़ों के बारे में तो बताया, अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो सहजन यानी कि मोरिंगा होता है उसके पत्ते का पाउडर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इसमें, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। मोरिंगा को जो आयुर्वेद में शिगरू कहा गया है, और शिगरू के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, शिगरू का गोंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक, या आप पत्तों को उनको सुखा लीजिए, सुखा करके उनको पीस लीजिए, और पीस करके आप उसका 3 ग्राम सुबह पाउडर बना करके 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को अगर आप लेते हैं तो यूरिक एसिड को कम करने में भी हेल्प करता है। ये जो आम बात है, जो गठिया है, वहाँ भी मदद करता है। और संधिवात में भी जब इसको आप अश्वगंधा के साथ लेंगे तो उसमें भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसका लाभ होता है। और शिगरू इटसेल्फ मतलब एक बहुत अच्छा, जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इसको सुपर फूड भी कहा जाता है, तो इसका जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसे कितने दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है? सेफ है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ है उसका बहुत निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए। आप 1 महीना 45 दिन लीजिए, 15 दिन का गैप डालिए, 45 डेज आप दोबारा लीजिए। कोई भी चीज़, अच्छी भी चीज़ है, आप फिर भी उसका निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे वो फूड सप्लीमेंट ही है, उसका 2 महीने तक, 1.5 महीने तक सेवन करके 15 दिन का गैप डालिए, उसको आप दोबारा ले लीजिए। इसके साथ आप कुछ मिक्स भी कर सकते हैं। आप सुहंजन के साथ हल्दी को मिला सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एक नुक्ता बता रहा हूँ, जिसमें 200 ग्राम आप लीजिए जो शिगरू या सुहंजन के अपने पत्ते, ठीक है, उनका पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम लीजिए हल्दी और 25 ग्राम लीजिए काली मिर्च। इन तीनों को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इनका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, अगर आपको रिमोटर अर्थराइटिस है तो आप पानी के साथ सेवन करें। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है बुढ़ापे के साथ, तो आप दूध के साथ इसका सेवन जो है कर सकते हैं। और अब यूरिक एसिड में भी आप, यूरिक एसिड में अकेला आप पत्तों का इस्तेमाल करिए, वहां पर आपने काली मिर्च का सेवन नहीं करना है। खाने पीने में और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? खाने पीने में सावधानियां, जो रिमोटर अर्थराइटिस है, जो आम बात है, उसमें दूध और दही बंद करना है, दिन को नहीं सोना है, चिकने पदार्थ नहीं लेने हैं, ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं खानी है, जो कफ को बढ़ाने वाले मधुर अम्ल लवण रस है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, उनको अवॉइड करना है। हल्की हल्की एक्टिविटी करनी है, चिंता और तनाव से आपने बचना है। खाने में हल्का आहार लीजिए, सूप लीजिए, ठीक है, परवल की सब्जी आप ले सकते हैं, लघु आहार लेना है आपने, और गर्म पानी का सेवन आपने जरूर करना है। और जो संधिवात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें आप दूध का सेवन कर सकते हैं, थोड़ा घी का सेवन भी कर सकते हैं, बादाम पानी में भिगो करके ले सकते हैं, किशमिश आप ले सकते हैं, तिल का तेल आप लगा सकते हैं। और जो वातरक्त है, उसमें दालों का हमने कहा कि बिना छिलके की दाल लीजिए। या मैं आपको एक, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि दाल को बनाने का तरीका जी, ठीक है, जिससे आप कोई भी दाल खा सकते हैं। अगर उस तरीके से आप दाल बनाते हैं, आप दाल कुकर में ना बनाइए, आप दाल को उबालना शुरू करिए। उबाल करके शुरू में जब आप दाल उबालेंगे, उसके ऊपर एक झाग आएगा, उस झाग को आप निकाल लीजिए। अगर आपने पहले हमारे बुजुर्गों को देखा होगा तो दाल वैसे बनाते थे, तो उस झाग को निकाल लीजिए और वो दाल उबल जाएगी। अब तड़का दाल, अब कड़छी में थोड़ा सा घी लीजिए, देसी घी, उसमें थोड़ा अजवाइन, थोड़ा जीरा, थोड़ा अदरक, थोड़ा प्याज, कड़छी में तड़का लगा करके उस कड़छी को बीच में डाल दीजिए। तो वो जो दाल है, जो पानी जो हमने निकाला बाहर, उससे यूरिक एसिड बाहर निकल गया। और पुराने समय में ऐसे ही दाल बनती थी, इसीलिए वंदना जी किसी का भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता था। तो दाल जो कुकर में दाल बन रही है ना, तो प्रॉब्लम यहां पर है, तो वहां से वो झाग नहीं निकल पा रहा है, वो यही यूरिक एसिड है। जो चीज ऊपर उफनती है, अगर उसको हम बाहर निकाल देते हैं तो दाल, आप दाल खा सकते हैं। फिर कई बार हमें पूछते हैं कि हम दाल खाना चाहते हैं, हमारी फेवरेट दाल है जी, क्या करें? तो हम कहते हैं दाल को बनाने का तरीका बदल लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, दाल बहुत खुश्क होती है, इसलिए दाल का जब भी आपने सेवन करना है, आधा चम्मच, 1 चम्मच देसी घी का डालिए, बहुत आनंद आएगा। और देसी घी भी जरूरी है शरीर के लिए, इससे ज़्यादा परहेज नहीं करना। लेकिन कौन सा देसी घी, ये भी एक विषय है। देसी घी मलाई से निकलना चाहिए। देसी घी, दूध का दही, दही को जब आपने मथा तो मक्खन निकला, वहाँ छाछ निकली, जो मक्खन है उस मक्खन का देसी घी बनाना। और अगर ए वाला घी आप खाते हैं ना, लिख के लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मात्रा कितना, 10 से 15 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को। और बॉडी की एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। घी खाकर आप बैठ जाएंगे तो कोई भी चीज नुकसान करेगी। तो इस तरीके से ऐसे दाल का सेवन आप करेंगे तो आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। परवल, कुछ चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं, पथ्य सभी बीमारियों में जो दी जा सकती हैं, तो उसमें घिया तोरी की सब्जी,
ठीक है। उसमें किशमिश पानी में भिगो करके, आंवले का सेवन आप रेगुलर करिए। अष्टांग हृदय में जो है वो हर्ड को बताया गया है कि आप हर्ड का निरंतर सेवन करिए। हर्ड और आंवला 2 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसमें आयुर्वेद के 6 रसों में से 5 रस इसमें है, तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और आप धुली मूंग का सेवन कर सकते हैं, उसकी दाल का सेवन कर सकते हैं। तो पथ्य है ये, हर बीमारी में, हर मौसम में आप इसको खा सकते हैं और आप खाइए और जीवन का आनंद लीजिए। जी डॉक्टर गगनदीप, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों को ये जरूर पसंद आएंगी। आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।